आज के इस वीडियो में हम लोग स्थिर वैद्युतिकी का जो चैप्टर 2 था, स्थिर विभव धारिता, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे थे। तो पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लिए हुए थे, 25 क्वेश्चन। आज हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, इसमें भी हम लोग 25 क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका 26 नंबर क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? समविभवी पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? तो आपको बोला गया है समविभवी पृष्ठ में, तो समविभवी पृष्ठ में जो किया गया कार्य होता है वो क्या हो जाता है? तो आपका जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, इस बात को याद कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। समविभवी पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है? तो समविभवी पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का जो कोण होता है वो आपका 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर। दो समविभवी पृष्ठ एक दूसरे को क्या काट सकती है? ऑप्शन बी है हमेशा काटती है, ऑप्शन सी है कभी नहीं काट सकती, ऑप्शन डी है कभी कभी काट सकती है। तो इसका जो आंसर होगा, जो दो समविभवी पृष्ठ है वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये समविभवी पृष्ठ के गुण में हम लोग पढ़े थे। चलिए अगला क्वेश्चन। विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाते हैं तो विभव का जो मान होता है वो घटता है। क्या होता है? घटता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 है। निम्न में से कौन सा कथन समविभवी पृष्ठ के लिए सत्य नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। ठीक है, समविभवी है, कोई तल है तो उसके दो बिंदुओं पर विभव समान होता है तो विभवांतर शून्य होगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखा पृष्ठ के लंबवत होती है। हाँ, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है उस समविभवी पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है, एंगल 90 डिग्री होता है। सही है। दो समविभवी पृष्ठ एक दूसरे को काट सकती है। और ऑप्शन डी है आवेश को स्थानांतरित करने में कोई कार्य नहीं होता है। तो देखिए, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन आपका सही है और ये सही है। ये क्या है? गलत है। इसमें बोला है कि निम्न में से कौन सा कथन समविभवी पृष्ठ के लिए सत्य नहीं है? तो जो सत्य नहीं है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धारिता की एसआई इकाई क्या है? क्या है? धारिता की एसआई इकाई क्या है? तो आपको धारिता का मात्रक बताना है। तो धारिता का जो मात्रक होता है वो फैराड होता है। क्या होता है? फैराड। ठीक है, और धारिता, संधारित्र की धारिता का एक फॉर्मूला होता है सी इक्वल टू क्यू अपॉन में भी। ठीक है, तो यहाँ से आप दूसरा मात्रक भी निकाल सकते हैं। क्यू को बोल सकते हैं आवेश, आवेश का मात्रक कूलम, अपॉन में भी विभवांतर, विभवांतर का मात्रक वोल्ट। तो सी भी इनवर्स भी कहा जा सकता है। तो फैराड बराबर आप लोग क्या कह सकते हैं? फैराड को सी वी इनवर्स, कूलम वोल्ट इनवर्स भी कह सकते हैं। तो इसका तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी हो जाएगा, फैराड। वोल्ट किसका मात्रक है? विभव या विभवांतर का। ठीक है, ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। ठीक है, चलिए सीमेन किसको बोलते हैं? तो ओम इनवर्स को हम लोग सीमेन कह देते हैं, ओम इनवर्स। आई किसका मात्रक होता है? ओम इनवर्स चालकता का मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। किसी चालक की धारिता और उस पर आवेश Q तथा विभव V के बीच सही संबंध है। तो संधारित्र की धारिता या चालक की धारिता का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू क्यू अपॉन में V।
इसका जो आंसर हो जाएगा C = Q अपॉन में V, देखिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, वायु में गोलीय चालक की धारिता किसके अनुक्रमानुपाती होती है? 33 नंबर क्वेश्चन है, वायु में गोलीय चालक की धारिता किसके अनुक्रमानुपाती होती है? तो सिंपल सी गोलीय चालक की आपको धारिता पूछा, वो किसके समानुपाती है? तो गोलीय चालक की जो धारिता होती है वो उसका फॉर्मूला होती है 4πε0r। ई तो वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो जो गोलीय चालक की धारिता होती है वो त्रिज्या के समानुपाती हो जाती है। इसका आंसर कौन हो जाएगा? त्रिज्या। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, एक आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है? तो एक आवेशित संधारित्र है, ठीक है, इस पे कुल आवेश कितना होता है? तो या ये क्वेश्चन आया हुआ था इसी साल में किस पे, तो आपका आया था सेंटअप में भी आया था और करके, या इस वाले में मॉडल पेपर में, ठीक है, बिहार बोर्ड जो मॉडल पेपर जारी की हुई थी उसमें बताया था कि संधारित्र पे जो आवेश का योग क्या होता है। ठीक है, यहाँ बोला कुल आवेश क्या होगा, तो देखिए इस पे प्लस आवेश होता है, इस पे क्या होता है, माइनस आवेश, तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक है। तो जो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ C = ε/A/d। तो ये जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन, संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच की दूरी d होती है तो उसके लिए जो संधारित्र की धारिता होती है वो हो जाती है C = ε/A/d। इसके लिए जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसके लिए आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है, यदि 3 संधारित्र जिनकी धारिता प्रत्येक का क्या है, C है, तो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो तुल्य धारिता क्या होगी? देखिए आपका 3 संधारित्र हैं, ठीक है, 3 संधारित्र, तीनों किस क्रम में जोड़ा गया है? तीनों समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ई भी संधारित्र C है, ई भी संधारित्र C है, ई भी संधारित्र C है, तीनों की धारिता क्या है? C है। इसको आपको जोड़ा गया है समांतर क्रम में। तब आपको बताना है क्या है कि इसकी तुल्य धारिता क्या होगी। तो समांतर क्रम में क्या फार्मूला होता है? समांतर क्रम में क्या फार्मूला होता है? तो समांतर क्रम में जो फार्मूला होता है वो आ जाता है C तुल्य बराबर C1 + C2 + C3। तो इससे क्या आ जाएगा, C1 C2 सब क्या दिया हुआ है, C तुल्य जो आ जाएगा C + C + C = क्या आ जाएगा, 3C। तो इसके लिए जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये किस किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 3 संधारित्र जिनकी धारिता प्रत्येक C है श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो तुल्य धारिता क्या होगी? देखिए यही संधारित्र की है, धारिता C है, तीनों को किस में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में। तो इसकी भी धारिता C, इसकी भी धारिता C, इसकी भी धारिता C, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो श्रेणी क्रम का क्या फार्मूला होता है, 1/C तुल्य होता है। तो क्या हो जाएगा, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। C तुल्य बराबर क्या हो जाएगा, C तुल्य बराबर 1/C + 1/C + 1/C। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, 1/C तुल्य निकालेंगे, एलसीएम हो जाएगा कितना, तो एलसीएम हो जाएगा C, 1 + 1 + 1 जोड़ देंगे तो 3 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो जाएगा, इसको पलटी करेंगे
तो जो सी तुल्य जो आएगा इसको पलटी करेंगे तो इसको भी पलटना पड़ेगा, तो सी ऊपर जाएगा 3 नीचे जाएगा, तो सी अपॉन में 3 यही होगा। सी अपॉन में 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में कौन सी राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है। इसमें आपको बताना है कि संधारित्र का श्रेणी क्रम किसमें क्या जोड़ रहे हैं, संधारित्र का श्रेणी क्रम जोड़ रहे हैं। तो बताइए कि कौन सी राशि इसमें क्या होती है, इसमें आपका समान रहती है। तो श्रेणी क्रम में देखिए, श्रेणी क्रम में क्या अलग अलग होता है, तो विभवांतर अलग अलग होता है। इसके लिए विभवांतर V1, इसके लिए विभवांतर V2, इसके लिए विभवांतर V3। ठीक है, यहाँ पे शक्ति की बात हो नहीं रही है, ऊर्जा की बात तो हो नहीं रही है, विभवांतर अलग अलग होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आवेश हो जाएगा। आवेश जो होती है वो समान रहती है किसमें, श्रेणी क्रम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, मुक्त आकाश की विद्युलशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। ठीक है, यही देखना है। जो एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, सॉरी एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 8.85 गुने 10 के पावर -12 फैराडे प्रति मीटर। ठीक है, ये आपका एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक भी पूछता है, मात्रक क्या हो जाता है, तो मात्रक हो जाएगा फैराडे मीटर इनवर्स बोलिए या इसी को लिख दीजिए फैराडे मीटर, फैराडे प्रति मीटर। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। एक और ही मात्रक आता है जिसको बोलते हैं कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। इसका बीमा ही पूछ लेता है, क्या पूछ होता है बीमा, एम इनवर्स एल इनवर्स 3 टी पर पावर 4 ए स्क्वायर। ये एप्सिलॉन का क्या हो जाता है, बीमा हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। किसी परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होगी। क्या है, किसी परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होगी। तो परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति आप कराते हैं तो समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। ऑप्शन क्या होगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, परावैद्युत सामर्थ्य का ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका वोल्ट, ऑप्शन बी है न्यूटन प्रति कूलम, ऑप्शन सी है वोल्ट मीटर, ऑप्शन डी है वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, तो आपका पूछा है कि परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है। तो परावैद्युत सामर्थ्य का जो मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर, इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब परावैद्युत सामर्थ्य किसको कहते हैं, तो देखिए परावैद्युत सामर्थ्य जो मूल रूप से जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक माप होता है। ठीक है, अधिकतम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक माप होता है। ठीक है, एक वैद्युत सामर्थ्य, इसका जो एक तरह से विद्युत क्षेत्र और वोल्टेज के बीच जो सूत्र दिया जाता है वो E इक्वल टू दिया जाता है V अपॉन में D से। ठीक है, तो E का मतलब ये विद्युत क्षेत्र इक्वल टू V अपॉन में D, तो यहीं से V का लिख देते हैं वोल्ट अपॉन में D मीन्स दूरी को मीटर, यहीं से हम लोगों को वोल्ट प्रति मीटर मात्रक आता है। तो इसका आंसर तो ऑप्शन डी है। वोल्ट बताइए किसका मात्रक है, वोल्ट विभवांतर या विभव का, विभवांतर या विभव का।
न्यूटन प्रति कूलम एनसी इनवर्स किसका मात्रक है बताइएगा। एनसी इनवर्स जो है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है। किसका है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और मात्रक होता है, क्या होता है बताइए? वोल्ट प्रति मीटर या वोल्ट मीटर इनवर्स भी होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, चलिए वोल्ट मीटर किसका होता है कुछ बता सकते हैं? वोल्ट मीटर वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होता है, इस बात को याद करके रखिएगा। चलिए क्वेश्चन है 22 नंबर। 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की ऊर्जा 1 जूल है तो संधारित्र की धारिता होगी। ठीक है, आपको बताना है कि संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है V का वैल्यू कितना दे दिया हुआ है, तो 100 वोल्ट आपका दे दिया हुआ है और संचित ऊर्जा आपको U भी दे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 1 जूल दे दिया हुआ है। तो आपका संचित ऊर्जा, किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 CV स्क्वायर। ठीक है, अब CV स्क्वायर यहाँ से तो आपको क्या निकालना है? संधारित्र की धारिता आपको निकालना है, आपको C की वैल्यू निकालना है। वैल्यू रखते आंसर आएगा। U कितना? 1 रख दीजिए, 1/2 C तो ही निकालना है। V के जगह पे 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 को उधर भेज दीजिए, अपॉन में ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू C गुने 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 पे पावर कितना जीरो? 4 जीरो हो जाएगा। अब ये इस वाले को 2 के नीचे भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 2 के नीचे 1 2 3 4 इक्वल टू C हो जाएगा। तो यहाँ से C बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 अपॉन में 10 के पावर 1 2 3 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से C इक्वल टू 2 गुने इसको 10 के बाद 4 को ऊपर भेजिए तो 10 के पावर -4 फैराड आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि संधारित्र की धारिता ही होती है क्या? फैराड होती है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए 2 गुने 10 के पावर -4 फैराड, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है? 43। संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर उच्च प्रावैधुतांक का माध्यम डालने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपको बताया जा रहा है इस वाले क्वेश्चन में कि ये क्या है, एक संधारित्र है। ठीक है, और इस संधारित्र जो है पहले यहाँ पे वायु होता था। ठीक है, यहाँ पे है वायु होता था, और इसके स्थान पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं? तो यहाँ पे हम लोग उच्च परावैद्युतांक का ही कोई माध्यम रख देते हैं, इसके बीच में कोई उच्च परावैद्युतांक का माध्यम रख देते हैं। तो इसकी धारिता क्या होगी? बढ़ेगी घटेगी? और समान रहेगी या शून्य हो जाएगी? तो इसकी धारिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। असल में जो इसका क्या होती है, तो किसी माध्यम रखने पर जो संधारित्र की धारिता होती है वो परावैद्युतांक के गुणनफल के इक्वल हो जाती है। मतलब क्या समझे कि पहले की जो धारिता है परावैद्युतांक से उससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब दूसरा नया जो धारिता होगी वो आ जाएगी आपका। तो ये एक संबंध होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बढ़ जाती है, क्योंकि हमको उसमें जो नया परावैद्युतांक जो होता है क्या, उससे हमको गुना करना पड़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्या है? 44 है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी
दोगुनी कर दी जाए, क्या बोला, प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो नया धारिता क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन आपका दिया हुआ है 2c, ऑप्शन बी दिया हुआ है c/2, ऑप्शन सी दिया हुआ है 4c, ऑप्शन डी दिया हुआ है c/4। तो देखिए ये संधारित्र की एक प्लेट है और एक प्लेट है, इसके बीच की दूरी d है। ठीक है, तो संधारित्र की धारिता, जब प्लेटों के बीच की दूरी d होती थी तो संधारित्र की धारिता आती थी वो एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में d होती थी। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि जो दूरी है वो क्या कर दी है, संधारित्र के बीच की दूरी को अब दोगुनी कर दी जाती है, जो d है वो दोगुनी कर दिया जाए, जो नया दूरी है वो दोगुनी कर दिया जाता है। तो बताइए कि नई धारिता क्या हो जाएगी। तो सी का सी रह देते हैं, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में d के जगह पे क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा। तो c डैश क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 रह जाएगा और इसके जगह पे पुरनका वाला धारिता रख देते हैं। ठीक है, तो सीधा हम लोग कह सकते हैं जो नया धारिता होगी, जो नया धारिता होगी वो पुरनके धारिता का क्या हो जाएगी c/2 हो जाएगी, मतलब आधा हो जाएगी। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, इसका आंसर c/2 ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 है, विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। तो किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युतीय क्षेत्र में घुमाने में जो किया गया कार्य होता है वो W = Pe1 - cos थीटा होता है, cos थीटा होता है। इसके लिए ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 46 है, यदि किसी संधारित्र को बैटरी से जोड़ कर रखा जाता है, बैटरी से जोड़कर रखा जाता है और प्लेटों के बीच प्रावैद्युत माध्यम डाला जाता है तो निम्नलिखित में से क्या स्थिर रहेगा। देखिए कोई संधारित्र है, ठीक है, इसको बैटरी से जोड़ दिया जाता है, ठीक है, बैटरी से जोड़ दिया जाता है और इसके बीच क्या रखा जाता है, प्रावैद्युत माध्यम डाला जाता है इसके बीच में। ठीक है, तो बताइए कि क्या स्थिर रहेगा। तो आपका जो विभवांतर है ना वो स्थिर रहेगा। ठीक है, विभवांतर है वो स्थिर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, 1 फैराड बराबर होता है। ठीक है, तो 1 फैराड बराबर क्या होता है, तो ये हमको देखना है। तो सबसे पहले फैराडे किसका मात्रक होता है, ये ध्यान में आना होना चाहिए। किसका होता है, तो संधारित्र की धारिता का होती है। किसकी, संधारित्र की धारिता का मात्रक होती है फैराडे। संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला C = Q/V। तो यहीं से एक तो मात्रक होता है फैराडे, एक मात्रक और हम लोग निकालते हैं, आवेश का मात्रक कूलम और V विभवांतर का मात्रक वोल्ट। तो हम एक फैराडे को बोल सकते हैं 1 कूलम प्रति वोल्ट। देखिए 1 कूलम प्रति वोल्ट किधर है, कूलम प्रति वोल्ट, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 48 नंबर है, दो संधारित्र की धारिता C1 और C2 है, जब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य धारिता 3 माइक्रोफैराड होती है और जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य धारिता कितना होती है, 16 माइक्रोफैराड होती है। तो C1 एवं C2 की का मान ज्ञात करें। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में देखिए जोड़ा गया है, दो संधारित्र है जिसका वैल्यू दिया है C1 और C2।
इसको जोड़ा गया श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम फॉर्मूला क्या होता है? सी तुल्य इक्वल टू क्या हो जाता है? 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, तो यहाँ पे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इसकी धारिता कितनी होती है? 3 माइक्रोफेराड होती है। तो लिख लीजिए यहाँ पे सी तुल्य दिया हुआ है, तो 1/3 इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एलसीएम लीजिएगा, C1 इंटू C2, तो C2 प्लस C1 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से देख लीजिए 1/3 इक्वल टू C1 या C2 प्लस C1 अपॉन में C1 इंटू C2। यहाँ से C1 प्लस C2 लिख दें, इधर तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्लस में इधर लिख सकते हैं C2 को C1 को, और मल्टीप्लिकेशन में करा देते हैं तो क्या हो जाएगा? C1 इंटू C2 अपॉन में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये आपका किसका वैल्यू आ गया? C1 एवं C2 का वैल्यू आया। और आपका क्या दिया हुआ है? ये आपका C1 प्लस C2 का वैल्यू निकाल दिए। अब आपको इसी में एक बात और दिया हुआ है, क्या कि जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य धारिता 16 होती है। समांतर क्रम में जोड़िए, देखिए समांतर क्रम में हम ऊपर नीचे जोड़ते हैं। ठीक है, समांतर क्रम में क्या फॉर्मूला होता है? सी तुल्य बराबर C1 प्लस C2। समांतर क्रम में कितना जाता है? 16, टोटल 16 हो जाता है। तो C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 का वैल्यू कितना आया? यहाँ से 16 आ गया हुआ है। ठीक है, C1 प्लस C2 को 16 आया तो वैल्यू रख देते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं इसका। तो 2 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, क्या हो जाएगा? इसके जगह वैल्यू रख दीजिए 16 इक्वल टू C1 इंटू C2 अपॉन में 3। तो C1 इंटू C2 क्या आ जाएगा? 16 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा? C1 इंटू C2 इक्वल टू 16 48। हम कुछ ज़्यादा बनाना नहीं चाह रहे। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि C1 एवं C2 को गुना कर रहे तो कितना आएगा? 48 आएगा। और C1 एवं C2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 16 आ जाएगा। हम ऑप्शन से चेक करते हैं। ठीक है, देखिए पीछे हम लोग समीकरण से निकाले हैं कि C1 और C2 को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 48 आना चाहिए। और C1 इंटू C2 को जोड़िएगा तो 16 आना चाहिए। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो ये होगा 8 से 8 में गुना करेंगे तो 64 आएगा। नहीं होगा, 8 और 16 हो जाएगा। जोड़ने पे तो आ रहा है लेकिन गुना करने पे नहीं, तो ये तो आंसर होगा नहीं। 15 में 1 से गुना करेंगे तो 15 आएगा, ये भी नहीं होगा। 16 में 2 से गुना कर 16 12 होगा, ये भी नहीं होगा। ये देखिए 12 में 4 से कीजिए तो गुना करने के बाद 48 आ रहा है, और जोड़ने पे 12 4 कितना आ रहा है? 16 आ रहा है जोड़ने पे। तो इसका आंसर मतलब ऑप्शन यही होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। आवेश वितरण से क्या होता है? ऑप्शन ए है ऊर्जा का क्षय होता है, ऑप्शन बी है ऊर्जा बढ़ती है, ऑप्शन सी है ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अब जब आवेश का वितरण करते हैं ना तो ऊर्जा का क्या होती है? क्षय होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी d डैश है। यदि एक धातु की प्लेट जिसकी मोटाई d/2 है तो प्लेटें के बीच रख दी जाती है तो धारिता क्या होगी? ठीक है, यही है आपका कि ये, ठीक है, ये संधारित्र की धारिता है। इसके बीच में हमें कोई धातु प्लेट लग देते हैं जिसकी मोटाई क्या होती है? मान लेते हैं जिसकी मोटाई d/2 होती है। तो ये फार्मूला होती है ये संधारित्र की धारिता का, ऐसे करके C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में d माइनस t। ठीक है, ऐसा करके होती है। तो ये आपका d/2 क्या है? एक मोटाई वाला जो पदार्थ रखे हो उसमें से घटा दिया जाता है।
तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस डी बाई टू। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी में से डी बाई टू घटाइएगा तो एलसीएम से हम लेके क्या आ जाएगा, डी बाई टू। टू कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो सी इक्वल टू टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। कहने का मतलब जो नया संधारित्र की धारिता होगी वो पहले का क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। सी डैश इक्वल टू टू सी लिखा जा सकता है। तो पहले का क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट किए पार्ट 2 में। इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं। आगे नेक्स्ट 25 का सीरीज चलते रहेगा। ऐसे ही कर करके हम लोग टोटल चैप्टर को हम लोग देख जाएंगे, जो जो मेन ऑब्जेक्टिव बन रहा है। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।